हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप यादव स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन पे। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि इतिहास के कितने भाग थे और कौन से भाग को कब से कब तक बांटा गया है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एंशिएंट इंडिया मतलब प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन भारत मतलब मीडिवल इंडिया, फिर मॉडर्न इंडिया मतलब आधुनिक भारत। दोस्तों, मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में सबके बारे में डिटेल से बताया हुआ है कि कौन से काल में क्या हुआ था और कौन कौन से राजा आए, किसने किसने कहाँ पे अटैक किया, और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे अंग्रेज़ों के बारे में, मराठाओं के बारे में, राजपूत के बारे में, सबके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन आंसर करने में तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन आंसर ऑन एंशिएंट इंडिया मतलब एंशिएंट प्राचीन भारत के ऊपर। दोस्तों, मैंने आपको 50 ज़बरदस्त क्वेश्चन कराए हुए हैं जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इससे ज़्यादा आपको और कहीं मतलब पढ़ने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने पास्ट ईयर बुक से देखे हुए हैं जो पास्ट ईयर पे आए हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन दोनों भाषाओं में रहेंगे, जैसे कि मैं आपको शुरुआत से ही बोलता आ रहा हूँ। आपको जिस भाषा में आसानी हो आप उसमें पढ़ सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सही जोड़ी नहीं है, मतलब दोस्तों आपको देखना इसमें कौन से जो इनमें है ना ऑप्शन, इसमें कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि इसमें जो पहला है एलोरा की गुफाएं, ये राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई थी, सही बात है। जो दूसरी है महाबलीपुरम, ये दोस्तों जो एलोरा गुफाएं कहाँ पे हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों, ये राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाई गई थी। फिर दोस्तों महाबलीपुरम ये मंदिर कहाँ पे है, ये दोस्तों तमिलनाडु में है, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम के नाम से जो एक शासक थे उन्होंने बनवाया था, ठीक है दोस्तों, ये तमिलनाडु में है। फिर दोस्तों आप इस खजुराहो के बारे में भली बात जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में है, इसको चंदेल शासकों ने बनवाया था। दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाएं मौर्य वंश, नहीं दोस्तों ये थोड़ा मैच नहीं कर रहा है। एलोरा और एलिफेंटा दोनों की जो गुफाएं हैं, दोनों की जो मतलब गुफाएं हैं, तो ये दोस्तों औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनी हुई हैं, ठीक है दोस्तों, और इसको राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी। तो दोस्तों पहला का सही विकल्प क्या हो गया, डी, मतलब ये मैच नहीं कर रहा है। अब दोस्तों दूसरा देखते हैं। इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने शुरू किया था। दोस्तों आपको पता होगा, ये आपने इसको पहले भी बहुत ही देखा होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर्षवर्धन, जिनकी मृत्यु 647 AD में हुई थी, ठीक है दोस्तों, आप याद रखिए इसको। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, उपनिषद पुस्तकें हैं वो मतलब किस चीज़ पे बेस्ड हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा ना कि यार आप लोग बोल देते हो कि यार तुम तो ऐसे ही बात कर रहे हो जैसे तुमने फिलोसफी की हो, मतलब दर्शन शास्त्र, ठीक है। तो दोस्तों ये फिलोसफी पे बेस्ड है, मतलब किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को लेकर बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो दोस्तों इसको दर्शन बोलते हैं ना, फिलोसफी, जैसे PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। दोस्तों PhD में एक किसी सब्जेक्ट को लेके बहुत अच्छी तरीके से बहुत डीपली इसमें किसी सब्जेक्ट का नॉलेज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आइए आगे देखते हैं। वह पहला भारतीय शासक कौन था जिसका भारत से बाहर का क्षेत्र था, मतलब भारत का शासक था लेकिन उसने भारत के बाहर भी अपने राज्य जमा रखे थे। तो दोस्तों कनिष्क थे, और दोस्तों कनिष्क कौन थे, कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर थे, ठीक है दोस्तों, आप याद रखिए कनिष्क कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर थे। आइए आगे देखते हैं। अब दोस्तों देखो पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों आप देख सकते हो कि सबसे पहला जो लग रहा है, शुंग वन की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, बिल्कुल दोस्तों सही है। 332 ईसा पूर्व में महान अशोक की मौत हुई थी, दोस्तों गलत लग रहा है, 332 नहीं 232 होगा, आप देखिए। तो इसमें दोस्तों बी ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है। अशोक ने कलिंग 261 में लड़ी थी, ये भी बात सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने लाइब्रेटर का खिताब जीता था, दोस्तों बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको ये लगता है कि यार आप गलत नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप केवल सही सही ढूंढ लीजिए, और अगर आपको सही नहीं मिल रहा तो आप गलत ढूंढ लीजिए। मतलब कॉन्सेप्ट लगाया करिए, ट्रिक लगाया करिए कि आप कैसे क्वेश्चन को टिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कौन सा सही गलत है, जो है वो बी, मतलब बी नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि अशोक की जो मृत्यु हुई थी वो 232 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, जो
अर्ली वैदिक सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से किसकी पूजा की जाती थी? दोस्तों जो वैदिक एज थे, जो आर्य लोग आए थे, वो लोग किसकी पूजा करते थे? ठीक है, तो दोस्तों आप देखो वरुण, ये वरुण की भी पूजा करते थे, इंद्र की भी पूजा करते थे और सूर्य देव की भी पूजा करते थे। मतलब दोस्तों ये जो अग्नि पानी इनके जो देवता हुआ करते थे ना, ये लोग इनकी पूजा करते थे। अगर दोस्तों इस पे कभी क्वेश्चन आ जाए या इन इन विकल्पों की जगह कोई और विकल्प हो जाए, तो दोस्तों आप याद रखना, इन पे ब्रह्मा और शिव ये लोग पूजा न, इन लोगों की पूजा नहीं होती थी, बाकी सबकी इनकी पूजा होती थी। जो आगी पानी इनके जो देवता होते हैं ना, इनकी पूजा होती थी। अब देखो दोस्तों, ऋग्वेद के भजन कहाँ रचे गए हैं? मतलब जो ऋग्वेद के जो भजन है वो उस टाइम के कहाँ पे लिखे गए हैं और वो कहाँ पे बेस्ड हैं? दोस्तों ये पंजाब पे बेस्ड है। ठीक है, ऋग्वेद आपको याद रहेगा ना, ऋग्वेद पंजाब पे, पंजाब के मतलब पंजाब पे लिखे गए हैं या वहीं पे जो घटनाएं हुई हैं उन्हीं पे बेस्ड हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकारा जिला में स्थित है? दोस्तों मोहनजोदड़ो, आपको पता होगा इसको क्या बोलते हैं, मृतों का टीला। ये दोस्तों आज पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है वहाँ एक लरकाना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये बसा हुआ है। ठीक है, आज भी ये इसकी जो पुरातत्व साइट है वो आज भी है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंत में क्या हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता के अंत में क्या हुआ, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसे खत्म हो गई? तो दोस्तों क्या हुआ, आर्य आ गए। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हुई तो वैदिक एज शुरू हुई। और दोस्तों वैदिक एज कब शुरू हुई, किसके द्वारा मतलब ये बनाई गई थी? जो आर्य लोग आए थे। ठीक है, तो मतलब आर्यों का आक्रमण। ठीक है, पहला भी सही लग रहा है। दूसरा क्या है दोस्तों, मतलब बाढ़ के ऊपर बाढ़ आती गई, लिखा ना रिकरेंट फ्लड, मतलब बाढ़ आई, फिर बाढ़ आई, फिर बाढ़ आई, ऐसे कई बार बाढ़ आती गई, फिर भूकंप भी आते गए। तो धीरे धीरे करके उसका क्षय होता गया और वो सभ्यता खत्म हो गई। तो उपरोक्त सभी मतलब तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे, सिंध लोगों द्वारा पूजे जाने वाले मुख्य भगवान पुरुष कौन थे? दोस्तों जो हड़प्पन लोग थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे, तो दोस्तों भगवान को मानते थे। तो जो पुरुष भगवान थे, जैसे कि आप लोगों ने गीता महाभारत में देखा होगा, आप लोगों के घर में कैलेंडर रहते हैं ना, उनमें जिनकी फोटो रहती है तो पुरुष के समान रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भगवान विष्णु थे, वो भगवान विष्णु को पूजते थे। अब देखो दोस्तों, झेलम और चिनाब नदी के बीच किस राज्य का शासक था? दोस्तों झेलम चिनाब की बात अगर की जाए तो आप तुरंत समझ जाओगे कि दोस्तों ये पंजाब की बात हो रही है, क्योंकि दोस्तों बोलते हैं ना पंजाब 5 नदियों का राज्य है। तो दोस्तों जो पंजाब में 5 नदियाँ हैं उनको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। दोस्तों जो पंजाब में 5 नदियाँ हैं ना, उनको आप याद कर सकते हो JCRBS। कौन कौन सी? JCRBS, मतलब झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज। ठीक है, झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज, JCRBS। दोस्तों अगर इन नदियों में कभी किसी की बात हो तो आप तुरंत समझ जाना कि ये पंजाब की बात हो रही है। और दोस्तों झेलम और चिनाब में आप देखिए, एलेक्जेंडर द ग्रेट, ये तो कोई बाहर का था। ठीक है, आप जानते हो, डेरियस ये भी बाहर का था। राजा पोरस, दोस्तों इन्होंने ही सिकंदर से युद्ध लड़ा था। ठीक है, इसी को ही बोलते थे हाइडे स्पीच का वार। तो दोस्तों कौन थे? राजा पोरस। ठीक है, आइए आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आप देखिए, धर्मपाल वंश का संस्थापक था। जो धर्मपाल थे वो पाल वंश के संस्थापक थे। नहीं दोस्तों, धर्मपाल तो नहीं थे, गोपाल थे। जो हमारे पाल वंश था उसका जो संस्थापक था वो कौन था? गोपाल। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसने कहाँ, ये जो वंश था ये कहाँ कहाँ पे था? बंगाल और बिहार पे। ठीक है दोस्तों, और इसने 8वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक राज किया था, आप याद रखना। और देखो उसके बाद क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। दोस्तों बिल्कुल सही है, सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन थी? विक्रमशिला। फिर दोस्तों देखो ये कहाँ पे है? बिहार में ही है दोस्तों ये। और भोज प्रतिहार साम्राज्य के संस्थापक थे। सही है दोस्तों, भोज उनको प्रतिहार भोज भी बोलते थे या मिहिर भोज भी बोलते थे उनको। और कृष्णदत्ती अंतिम राष्ट्रकूट शासक थे। दोस्तों ये भी सही है। दोस्तों आप देख रहे हो, जो पाल वंश के संस्थापक थे वो गोपाल थे, मतलब धर्मपाल। पहला वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, इसका मतलब ए सही है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। देखो, उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर दोस्तों उत्तर भारत की बात की जाए ना, उत्तर भारत का अंतिम सम्राट कौन था? तो दोस्तों हर्षवर्धन जी थे, जिनकी मृत्यु 647 AD में हुई थी। ठीक है, और अगर
संपूर्ण भारत के अंतिम हिंदू राजा की बात की जाए दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो हर्षवर्धन। अगर संपूर्ण भारत की बात की जाए तो कौन? पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों वो चौहान वंश के थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत और यूरोप के बीच की भूमि खोलता है? मतलब जो भारत और यूरोप, जो दोस्तों अलेक्जेंडर था वो कौन था? वो यूरोपियन था, मतलब वो यूरोप कॉन्टिनेंट का था। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले किसने आक्रमण किया, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है। तो अलेक्जेंडर। ठीक है। कौन सबसे पहले किसने आक्रमण किया? मतलब उसी ने शुरुआत कर दी थी। उसी ने शुरुआत कर दी थी। कौन था वो? अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व, मतलब जो ईसी जिसको बोलते हैं ना अपन ईसा पूर्व, या जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बीसीई। दोस्तों बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट इरा। इरा मतलब युग। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बिफोर क्रिस्ट मतलब क्या हुआ? जो ईसा मसीह थे ना, उनको क्राइस्ट बोलते थे। ठीक है। जब उनकी जन्म हुई, तो जिस दिन उनकी जन्म हुई, तो उसके जो पहले का पीरियड था दोस्तों, उसको बीसी बोलते हैं, मतलब ईसा पूर्व बोलते हैं। और जो उनके बाद की जो तिथि हुई उसको एडी बोलते हैं, मतलब ईसवी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। मतलब जो ईसा मसीह जिस दिन जन्म हुए थे उस पॉइंट को जीरो मानते हैं, और उसके पहले निगेटिव और इसके बाद में पॉजिटिव, मतलब उसके जो जन्म के जो पहले चल रहा था उसको ईसा पूर्व बोलते हैं, और जो जन्म के बाद आया उसको ईसी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। विक्रम युग की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आपने बिल्कुल सुना होगा। विक्रम संवत, शक संवत, और ये जो कैलेंडर थे ना, विक्रम संवत, शक संवत, ये थे ना, तो आपने इनके बारे में सुना होगा। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों कब हुई थी? 57 ईसा पूर्व। ठीक है। तो विक्रम युग, और जो शक संवत था उसकी शुरुआत कब हुई थी? 78 ईसा पूर्व। अब दोस्तों जो ये दोनों कैलेंडर थे ना, विक्रम संवत और शक संवत, इनको मिला के दोस्तों कौन सा कैलेंडर बना? ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो कि आज भी इंडिया में चल रहा है। ठीक है दोस्तों। ये आप याद रखना, एडिशनल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है पेपर में। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन एकदम से ये समझ लो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपका पेपर आपसे कुछ पूछेगा। ठीक है दोस्तों। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखो, शक युग की शुरुआत कब हुई? मैंने आपको पहले बताया था ना कि शक संवत कब हुआ। देखो वही क्वेश्चन भी आ गया, 78 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों। ठीक है, आप याद रखना, सॉरी 78 एडी में, ईसा पूर्व नहीं दोस्तों, ईसवी। आप इसको याद रखना, कब हुई थी? 78 ईसवी में। आपको मैंने बताया था अभी पिछले। आप देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना कब की? मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। दोस्तों सबसे पहले आपको मैंने बताया, 2-3 बार बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। दोस्तों जैसे मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था ना, तो इसने गुलाम वंश की स्थापना कर दी। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, तो इसने क्या किया भैया, अब जो जैसा था उसने वही काम कर दिया। तो इसने क्या कर दिया? गुलाम वंश की स्थापना कर दी। दोस्तों इसने गुलाम वंश की स्थापना क्यों कर दी? जो मोहम्मद गोरी था उसने अपना राजपाट इसी को दे दिया था, तो इसने अपनी औकात नहीं भूली और इसने गुलाम था तो गुलाम वंश की स्थापना कर दी। दोस्तों वो कब से कब तक रहा? 1206 से 1290 तक इसी ने राज किया। तो दोस्तों अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की? तो 1206 में, क्योंकि जो 1206 से 1290 तक चला था, तो 1206 में उसकी स्थापना की। आप इसको याद रख सकते हो कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, तो उसने गुलाम वंश की स्थापना कर दी। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, जो 1612 में अंग्रेजी जो बेड़े थे, बेड़े मतलब जो दोस्तों जो जहाज थे, उनको हिंदी में बेड़े बोलते थे पहले, की लड़ाई में पुर्तगाली को हराया। मतलब दोस्तों जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को जहाज़ों को जब्त कर लिया था। पहले क्या हुआ था, मैं इसकी जरा हिस्ट्री बताता हूँ आपको। जो पहले पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज आए। ठीक है, इंडिया में राज करने जो यूरोपियंस थे, पहले पुर्तगाली आए फिर अंग्रेज आए। दोस्तों ये आपस में एक दूसरे से जलते थे कि यार वो ज़्यादा सामान ले गया, वो ज़्यादा सामान ले गया। तो इन्होंने क्या किया, जो पुर्तगाली थे इन्होंने अंग्रेजों के जो बेड़े थे, जो जहाज़ थे, उनको कैद कर लिया, जब्त कर लिया एक दो को। तो यार अंग्रेज ने सोचा कि चलो ठीक है, इन्होंने छोड़ दिया। दोस्तों लगातार उन्होंने यही नीति अपना ली, हर बार उनका सामान लूट लेते थे, हर बार सामान लूटते थे वो। तो उन्होंने क्या किया, फिर एक युद्ध कर दिया। दोस्तों आप देख सकते हो कि जो वो युद्ध था वो कहाँ पे हुआ था, तो सूरत पे हुआ था। क्योंकि उसी टाइम जो सूरत, मतलब सूरत में ही लोगों का ये था, सूरत वगैरह में ज़्यादा इनकी व्यापार होता था। क्योंकि यहाँ पे जब ये मुगल थे
तो यहाँ पे इनको कम वो मिलता था। और दोस्तों मुगल जो थे, सबसे पहले मुगलों ने पुर्तगालियों को ही व्यापार करने के लिए बोला था। बाद में ये लोग आए थे जहांगीर के दरबार में, अंग्रेज लोग। पहले पुर्तगाली मुगलों के उसमें व्यापार करते थे। अब देखो दोस्तों, जो जनपद और महाजनपद की निशान है वो कहाँ पाए जाते हैं? जो जनपद और महाजनपद थे ना, 16 महाजनपद मैंने आपको बताए थे, मगध, अवंती, चेदी, ये सब बताए थे ना, मल्ल आपको बताए थे। तो ये दोस्तों, ये तो जो इनके निशान हैं, जो उनके साक्ष्य मिलते हैं कि ये थे और कितने थे, कहाँ थे, तो दोस्तों उनके जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ थे? देखो वैदिक वैदिक पाठ में मिलते हैं, जो वैदिक काल में लिखा गया है ना, उन जो वैदिक काल के बारे में लिखे गए पुराण है ना, वो उन पे, जैसे वैदिक काल में जो लिखे गए हैं जितने भी पुराण, वेद पुराण, उन पे बताया गया कि 16 महाजनपद थे। जैसे महाभारत हो गया तो इसमें बताया गया है कि कौन कौन से जनपद थे। महाभारत में तो ये सब है, मगध नरेश, चेदी नरेश, अवंती नरेश, है ना। और फिर देखो जो बुद्ध लोगों द्वारा लिखे गए वो थे उपन्यास, उसमें भी बताया गया है। और जैनों के उसमें भी बताया गया है। मतलब हर एक के बारे में इतिहास था, तो सबने थोड़ा थोड़ा लिखा है। तो जो उनकी जानकारी मिलती है वो इन तीनों से मिलती है दोस्तों, ठीक है भाई। देखो सबने थोड़ा थोड़ा बताया, फिर जब आप लोगों ने, जो हमारे आज के इतिहासकार हैं, उन लोगों ने सब कुछ देखा तो जाना कि यार सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है, तो इसमें उपरोक्त सभी, ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन सही है। अब आगे देखते हैं, बिंबिसार निम्नलिखित में से किस वंश का संस्थापक था? दोस्तों आपको पता होगा, बिल्कुल मैंने आपको बहुत बताया है। कौन था? बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। और दोस्तों बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु, जिसने अपने फादर की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी, ठीक है। बिंबिसार के जो बेटा था अजातशत्रु, उसने अपने फादर की हत्या कर दी थी। हड़प्पा स्थल की खुदाई करने वाले कौन थे? दोस्तों सबसे पहले किसने किया? दयाराम साहनी। सबसे पहले दयाराम साहनी ने की थी, याद रखना आपको, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, धौलावीरा नदी किस तट पर है? जो धौलावीरा के नदी तट हैं वो किस जगह पे हैं? दोस्तों जो धौलावीरा है वो आज के गुजरात में है। जो धौलावीरा है वो गुजरात, जो आज का गुजरात है ना, तो उस टाइम का धौलावीरा गुजरात में था। और दोस्तों जो नदी है वो किस नदी के किनारे है? दोस्तों रावी नदी है। और वो नदी आज राजस्थान में प्रेजेंट दोस्तों, गुजरात में भी थोड़ी बहुत है, लेकिन थोड़ा बहुत ही माइनॉरिटी में है। और ये राजस्थान में आज खूब मात्रा में रावी नदी देखी जाती है, ठीक है। सॉरी रावी नहीं, सॉरी लूनी नदी, रावी नहीं, लूनी नदी कहाँ पे है? राजस्थान में है। और गुजरात में भी बहुत थोड़ी है, पर राजस्थान में लूनी नदी पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, आज भी देखने को मिलती है। और देखो जो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मैंने आपको पहले या दूसरे क्वेश्चन में बताया था कि मोहनजोदड़ो क्या था दोस्तों? मृतकों का टीला, जिसको बोलते हैं क्या? माउल्ड ऑफ डेथ। दोस्तों वहाँ पे ना कब्र बहुत मिली, इसलिए उसका नाम मृतकों का टीला दे दिया गया। वहाँ पे कब्रें बहुत मिली। दोस्तों नाम ही लगता है मोहनजोदड़ो, कैसे लगता है? वाह, अजीब सा। तो आप समझ सकते हो ना कि मृतकों का टीला था। अब दोस्तों आगे देखते हैं क्या हुआ। वैदिक युग में ग्राम का प्रमुख कौन था? दोस्तों गांव थे ना वैदिक काल में, उनका प्रमुख कौन था? दोस्तों ग्रामीणी। आपको लग रहा है ना ग्राम से बना ग्रामीणी। आप थोड़ा देखिए, वर्ड मैच करिए, आपको वर्ड मैच से हो रहे हैं। कौन था? ग्रामीणी। याद रखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा है बिल्कुल। देखो ग्राम, जैसे आज कौन होता है? जैसे घर की मालकिन कौन? गृहिणी। भैया कौन? गृहिणी। गृह की मालकिन कौन? गृहिणी। वैसे ग्राम का ग्रामीणी, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, मतलब बी नंबर सही है, ग्रामीणी। मगध के मौर्य के तत्काल उत्तराधिकारी कौन थे? जो दोस्तों मगध में जो मौर्य लोग थे ना, तो उनके जो तत्कालीन उत्तराधिकारी थे वो कौन थे? तो दोस्तों जो मगध में जो मौर्य लोग थे, जो उनका अंतिम रूलर था वो कौन था? बृहदत्त था, ठीक है। और बृहदत्त को किसने मारा दोस्तों? पुष्यमित्र ने। और पुष्यमित्र कौन था? शुंग वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो मौर्य वंश जब खत्म हुआ था उसका उत्तराधिकारी कौन बना? शुंग। समझ रहे हो ना? क्योंकि जो मौर्य वंश का अंतिम रूलर था वो बृहदत्त था, और बृहदत्त को मारा किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। जब उसने मारा तो उसने अपनी डायनेस्टी एस्टेब्लिश की। दोस्तों कौन सा? पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक। तो बी नंबर सही है। आप देख रहे हो ना कैसे लिंक को कनेक्ट किया जाता है। दोस्तों ऐसे ही आप याद रखने की कोशिश करोगे ना तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, और आप पेपर में जरूर चेप दोगे, एक बात याद रखना, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखो दोस्तों, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों सिंधु सभ्यता जो है वो पुराना नाम था, और हड़प्पा तो बाद में पड़ गया जब ये साइट खोजी गई। सबसे पहली साइट हड़प्पा थी। कि अवधि क्या है दोस्तों? मैंने ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगी कब थी? 2500 ईसा पूर्व से 1750।
दोस्तों जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जिसको इंग्लिश में इंडस वैली बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, तो दोस्तों सबसे पहली थी वो, ठीक है। उसके पहले जो था वो कुछ 30 लाख BC से ऐसे कुछ मानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो सिंधु सभ्यता जब से मानी जाती है तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। फिर दोस्तों सिंधु सभ्यता के बाद कौन सी आई? वैदिक सभ्यता। दोस्तों वैदिक सभ्यता कब तक मानी जाती है? 1600 से 600 तक, अरे सॉरी 1500 से 600 तक। कब तक? 1500 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। सबसे पहले सिंधु सभ्यता आई, फिर वैदिक सभ्यता आई। तो ये 2500 से 1750 तक। और फिर ये दोस्तों 250 साल के बारे में कुछ बताया नहीं गया इतिहास में कि 250 साल क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद जब आर्यंस आए तो इसको माना गया है कि ये 1500 से 600 ईसा पूर्व तक ये रही है। अब दोस्तों इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। दोस्तों आप देखिए सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले मौर्य है, ठीक है। उसके बाद गुप्ता भी दोस्तों उसके बाद पुराना है। देखो फिर उसके बाद कुषाण जो लोग थे वो भी सबसे दोस्तों मतलब बाद में ही आए, फिर कर्ण में। मतलब मुझे तो लग रहा है कि जो सीरीज लगी हुई है ना, सबसे पहले मौर्य आए, फिर गुप्ता है, फिर कुषाण आए, फिर यही सही लग रही है मुझे तो उसमें मतलब सबसे पुराने कौन थे? मौर्य, ठीक है। मौर्य थे ना सबसे पुराने, तो आप देख सकते हो मौर्य लोग सबसे पुराने थे। तो इसमें कौन सा सही हो गया? ऑप्शन ए। अब दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखो आर्यभट्ट जो 5वीं ईस्वी में पैदा हुए थे के बारे में जाना जाता है कि वो एक प्रसिद्ध विद्वान थे। दोस्तों आर्यभट्ट कौन थे? आपको पता होगा। हमारे भारत ने, इंडिया ने जो पहला अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है वो किस नाम से लॉन्च किया है? आर्यभट्ट के नाम से। और वो कब लॉन्च किया है? 1975 में। कब लॉन्च किया है? 1975 में, आज से 45 साल पहले, ठीक है दोस्तों। जो पहला भारत का सैटेलाइट है वो 1975 में। देखो दोस्तों मैं आपको एक प्रश्न होता है तो उसके कितने कितने उत्तर और कितने कितने प्रश्न कनेक्ट करके बता रहा हूँ। आप समझो इन चीज़ों को, क्योंकि ऐसे ही आपको रटना नहीं पड़ेगा और लिंक आप शब्दों को कनेक्ट कर पाओगे और लिंक ऐसे ही बना पाओगे और अच्छे से आप लिख पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो आर्यभट्ट जो थे, तो देखो जब सैटेलाइट लॉन्च किया गया दोस्तों किस बारे में हो सकता है आप बताओ? खगोल विज्ञान मतलब दोस्तों क्या हुआ? एस्ट्रोनॉमी, मतलब है आकाश वाकाश के बारे में, इनके सब के बारे में जानने के लिए लॉन्च किया है। तो भाई इंडिया ने ऐसे थोड़ी ना उनके नाम से लॉन्च किया होगा, उन्होंने कुछ तो योगदान दिया होगा। तो दोस्तों वो 5वीं शताब्दी में अपने साइंटिस्ट थे उस जमाने के, इसलिए उनके नाम पे आर्यभट्ट नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया गया, जो कि भारत का पहला आंतरिक उपग्रह है, ठीक है। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर महान के समकालीन था? दोस्तों मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि सिकंदर महान के जो समकालीन थे दोस्तों वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर महान के। और कौन थे? और शायद ये तो दोस्तों बाद में आ गए थे, प्रोफेट मोहम्मद वगैरह लोग, ये बाद में आ गए थे थोड़ा, लेकिन ये भी 19 भी समकालीन ही माने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और प्रोफेट मोहम्मद और शायद कालिदास, ये समझे समकालीन ही माने जाते हैं मेरे आइडिया से। आप चेक कर लीजिए एक बार, थोड़ा कन्फ्यूजन हूँ मैं, तो आप ये देख सकते हो। लेकिन इसका दोस्तों सिकंदर के जो थे, सिकंदर ने कहाँ पे अटैक किया था? पंजाब में। और जो अशोक थे वो कहाँ गिराए थे? अपने मगध के, ठीक है। मतलब ये उत्तर भारत के, आप समझ सकते हो उत्तर भारत में ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो ठीक है दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं दोस्तों, वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने महाधिराज की उपाधि प्राप्त की थी? दोस्तों आपको पता होगा कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का संस्थापक, आपको पता है ना दोस्तों। महाधिराज मतलब यही था, उसका मतलब कि उस वंश का संस्थापक। महाधिराज मतलब उस वंश का संस्थापक, यही था। तो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, जो गुप्त वंश का संस्थापक था, ठीक है दोस्तों। आप याद रखिए, गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? दोस्तों आपको यही पता होगा कौन था गुप्त वंश का अंतिम शासक? स्कंदगुप्त। और पहला कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम कैसे बना, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, शायद सेकंड या थर्ड वीडियो में बताया था कि दोस्तों चंद्रगुप्त नाम के एक ही थे, लेकिन वही है ना, अपनी मानता दिखाने के लिए कि यार वो मानते तो हम भी ये चंद्रगुप्त बन गए, तो अपना नाम रख लिया। लेकिन इतिहासकारों ने क्या किया? उनके बाद खेल कर दिया, उन्होंने अपना नाम चंद्रगुप्त रखा। तो अपने समझने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस तरह लगाते चले गए। मतलब वो जो चाहते थे वो आज नहीं हो पाया, मतलब कि लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे और हमारा नाम ले इतिहास में। तो दोस्तों आज ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है। उनके नाम के भी आगे पीछे लग गया और हम लोग उनको पहचान गए कौन कौन था, कौन महान था, कौन महान नहीं था। दोस्तों ये लोग महान थे, लेकिन हर एक इंसान की एक अपनी मान्यता होती है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कौन था इसमें थे चंद्रगुप्त प्रथम थे, और जो आखिरी है वो कौन था? स्कंदगुप्त, ठीक है दोस्तों। स्कंदगुप्त आखिरी गुप्त वंश का वो था रूलर। अब दोस्तों आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से विदेशियों में से कौन से भारत आने वाले पहले व्यक्ति थे? दोस्तों सबसे पहले जो भारत आए थे ना वो मैगस्थनीज थे। दोस्तों ये एक प्राचीन ग्रीक इतिहासकार थे और ये सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना उनके दरबार में आए थे। और दोस्तों इनके द्वारा एक बुक लिखी गई, आपने पढ़ा भी होगा। कौन सी बुक थी वो बुक थी इंडिका। कौन थी दोस्तों? इंडिका। एक गाड़ी आती है इंडिका, वो इंडिका नहीं, एक बुक लिखी गई है इंडिका, जिस बुक में इन्होंने बताया हुआ है इंडिया के बारे में, उस टाइम का क्या कल्चर था, थोड़ा इस बारे में बताया गया हुआ। ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, हाँ मतलब बुक है एक तरीके से, आप ये समझ लीजिए वो। अब तो दोस्तों वो बुक खो भी गई है, अब मतलब वो बुक खो गई है, मतलब पता नहीं वो कहाँ गई, किसी ने चटका दी उस बुक को। तो आप देख रहे हो ना कि क्या हुआ था। अब दोस्तों देखो, हड़प्पा वासियों द्वारा उगाई गई फसल कौन सी थी? कौन सी थी दोस्तों? जो आज आप कपड़े पहने हुए हो ना, यही थी। मतलब कौन थी? कपास, जिसको इंग्लिश में कॉटन बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉटन हड़प्पा वासियों ने ही उगाया था। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए आगे देखते हैं। देखो, कर्नाटक में जो जैन धर्म का प्रसार हुआ था ना, उसका जो जिम्मेदार है उसको किसको माना जाता है? जो कर्नाटक में जैन धर्म का प्रसार हुआ था उस टाइम, तो उसका जो जिम्मेदार है, उसका जो भैया मेन आदमी था वो कौन था? तो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने अपने अंतिम दिनों में क्या किया था? जैन मुनि का रूप धारण कर लिया था। भैया हम तो जैन मुनि बन गए, अब युद्ध वुद्ध सब छोड़ दिया और फिर ये बाद में कर्नाटक चले गए। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला। और इनकी जो समाधि है ना वो वहीं पे है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा ही हो गया? बी, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों। वेद, अगला क्वेश्चन क्या है? वेद, जिसमें आकर्षण और रोग दूर करने के लिए मंत्र समाहित हैं। दोस्तों कौन से वेद हैं वो आप बताइए? अथर्ववेद। दोस्तों इसी में बताया गया है जादू टोना वगैरह। दोस्तों मंत्र समाहित मतलब किसमें? मतलब जिसमें थोड़ा जादू टोना किया जाए लोगों के बारे में, यही वसीकरण वगैरह, ये दोस्तों किसमें है? ये है अथर्ववेद में। देखो देखो दोस्तों, वेद 4 हैं। सबसे पहला कौन था? ऋग्वेद, फिर दोस्तों यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। कौन कौन से? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दोस्तों देखो, जो ऋग्वेद है उसमें दोस्तों किस बारे में बताया गया? उसमें दोस्तों पूजा पाठ के मंत्र हैं। ठीक है, भगवान की उपासना के लिए। फिर दोस्तों यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद मतलब आपको लग रहा है यजुर मतलब यज्ञ, यजुर मतलब यज्ञ के बारे में बताया गया है कि यज्ञ की जो विधियां हैं वो किस हिसाब से होती हैं और यज्ञों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ठीक, अब दोस्तों आता है सामवेद। अब दोस्तों साम मतलब संगीत। दोस्तों इसमें सामवेद है ना, इसमें संगीत के बारे में बताया गया है कि संगीत कैसे, मतलब जो संगीत का बेस है वो क्या था। और जो अथर्ववेद है वो अपना, उसमें तो मैंने बता ही दिया आपको, जादू टोना बारे में बताया गया, ये सब के बारे में, मंत्र मंत्र के जिसमें जादू टोना और रोग वोग दूर कर देना, ये इसके बारे में बताया गया। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी, अथर्ववेद। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दोस्तों जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान के रूप में कौन जाना जाता है? जो जैन धर्म है तो जो उसमें संपूर्ण ज्ञानी पुरुष था ना, उसे किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों देख सकते हो आप, इसमें मैंने बताया वो कैवल्य। दोस्तों कैवल्य का जो मतलब होता है, अगर आप सर्च करोगे ना नेट पे तो उसमें दिखेगा क्या होता है? ओमनी साइंस, मतलब सर्वज्ञानी। दोस्तों वो पुरुष जो सर्वज्ञानी हो, जैसे आप लोग सर्वज्ञानी हो, लेकिन फिर भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि भैया थोड़ा देखो ऐसा भी होता है। तो दोस्तों आप जान सकते हो कि जो जैन धर्म का संपूर्ण ज्ञानी था वो उसको किस नाम से जानते थे? कैवल्य, मतलब ओमनी साइंस, सर्वज्ञानी। दोस्तों कौन सा सही है? सी। अब दोस्तों आगे देखते हैं। बिंबिसार सफल हो गया था, मतलब जो बिंबिसार था वो उसके बाद कौन सा राजा बना? आप इंग्लिश में देखो, थोड़ा ट्रांसलेट गड़बड़ हो गया है। बिंबिसार वाज सक्सीडेड बाई, मतलब जो बिंबिसार था वो किसके द्वारा हटाया गया और मतलब राजा उसके बाद कौन बना? तो दोस्तों बिंबिसार का बेटा कौन था? अजात शत्रु। और बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसी के बेटे अजात शत्रु ने। ठीक है दोस्तों, और क्यों की थी? क्योंकि इन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था और अजात शत्रु बुद्धिज्म का अपोजिशन करता था। आप इस बात को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब दोनों बाप बेटे थे। और देखो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका घुमा फिरा के। दोस्तों अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के तो आ सकता है, लेकिन इससे बाहर नहीं आ सकता दोस्तों। ठीक है, ये बात याद रखना, मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं दोस्तों। ठीक है, बिंबिसार कौन था? अजात शत्रु के फादर थे। और आपने देखा ना किस बिंबिसार के बाद कौन आया? अजात शत्रु, मतलब बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास पर हमारी जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जो दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास है ना, जो आज अपन लोग पढ़ रहे हैं, इसके जो स्रोत हैं कि कहाँ से क्या हुआ, कौन कब आए,
और मतलब क्या पहले क्या क्या हुआ करता था। तो इसके दोस्तों स्रोत क्या क्या हैं, दोस्तों इसके स्रोत में बताता हूँ क्या हूँ। देखो, पुरातात्विक खुदाई बिल्कुल सही है, पहला तो बिल्कुल सही है भैया। जो खुदाई होती है ना, उसी से अपन कार्बन डेटिंग के माध्यम से जानते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी होती है। अब दोस्तों कार्बन डेटिंग जानते ही होगे आप कि किसी चीज़ को ले लिया और फिर सैंपल वैम्पल टेस्ट करके देखते हैं कि ये चीज़ कितनी पुरानी है, इसमें कितना क्या माल मसाला कितना लगा हुआ है, ये सब देख के जानते हैं। तो उसको बोलते हैं क्या, कार्बन डेटिंग, पुरातात्विक खुदाई। अब दोस्तों देखो, जब खुदाई हुई तो उसमें अवशेष निकले, स्मारक निकले। अब जब आप कोई चीज़ खोदोगे, जब कोई चीज़ खोदोगे तो आप उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि चीज़ें दब जाती हैं ना, और स्मारक मिले। और साहित्य और महाकाव्य दोस्तों, जो बुक लिखी गई हैं उनसे अपन को पता लगता है कि भैया कौन क्या था। जो अपन पढ़ रहे हैं कि अशोक महान थे, तो कैसे पता लगा? अपने पूर्वज तो बता नहीं रहे हैं, पूर्वज बता रहे हैं लेकिन वो लोग तो एक्सपायर हो गए। लेकिन जो मेन मटेरियल है ना बताने का, तो वो क्या है, साहित्य और महाकाव्य, मतलब लिटरेचर और इपिक्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है, शिलालेख और सिक्के। दोस्तों जो शिलालेख बने हैं, जो उनके मतलब किले बने हुए हैं और जो उनकी तरह सिक्के हैं, वो भी अपन लोग आज देखते हैं। आप देखते हैं ना, कहीं फोर्ट देखने जाते हो या कोई किला देखने जाते हो, शिलालेख जो एक टावर टाइप का बना दिया गया, विजय स्तंभ, तो वो सब बताते हैं कि कौन क्या थे, और सिक्के भी। दोस्तों इसमें तो मुझे चारों सही लग रहे हैं, मतलब उपरोक्त सभी। दोस्तों इसमें आंसर लिखना भूल गए हमारे टाइपिस्ट रवि जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा इस पर ध्यान दिया करें, गलती मत किया करें। तो दोस्तों आप लोग भी उनसे बोल दीजिएगा, मैं आपका कॉन्टैक्ट दे दूंगा उनका, तो आप लोग उनसे बोल दीजिएगा। बहुत ही महान पुरुष हैं, मैं उनके बारे में जितना बोलूँ उतना ही कम है, बहुत ही ज़्यादा महान है दोस्तों, मतलब मैं शब्दों में उनकी बड़ाई नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे देखते हैं। उन सभी हड़प्पा स्थलों में से जिसमें सबसे प्रभावशाली जल निकासी व्यवस्था कौन थी? बिल्कुल दोस्तों आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। अगर आपने शुरुआत से अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो आप बिना बताए टिक कर दोगे, बिना बताए। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी दोस्तों? नगरी, मतलब अर्बन सिविलाइजेशन, मतलब जब भैया अच्छी जल निकास व्यवस्था हो गई तो कौन थी? हड़प्पा, जिसमें अच्छी जल निकास व्यवस्था। जब भैया शहरी है तो शहर में आजकल क्या होता है, सब कुछ सही होता है ना, नगर व्यवस्था सब कुछ सही होती है, घर अच्छे से बने होते हैं, नाली निकास ड्राइनेज सिस्टम सब कुछ अच्छा होता है, तो आप गेस कर सकते हो कि हड़प्पा थी। अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या था, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कश्मीर के इतिहास से संबंधित है? दोस्तों कौन सा कार्य इतिहास के से तो मतलब कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है? तो दोस्तों राज तरंगणी, बता क्यों, मैं आपको बताता हूँ। राज तरंगणी का मतलब होता है, राज मतलब राजा, तरंगणी मतलब का इतिहास। आप देखो तो ना, राज तरंगिणी, राजाओं के बारे में जो तराने, आप बोलते तराने मतलब गाना, आप देसी भाषा में तराने बोलते हो ना, तराने गा रहा है मतलब गाने। तो राज तरंगिणी मतलब राजाओं का इतिहास। और दोस्तों इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। जो राज तरंगिणी कल्हड़ द्वारा लिखी गई है ना, जो राज तरंगिणी के राइटर कल्हड़ हैं, उनके द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों उसमें कल्हड़ जी ने राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया हुआ है, जो वहाँ के राजा थे। तो ठीक है, इसमें कौन बस आई है? सी ऑप्शन, बिल्कुल आसान है, मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके बता दिया है। ऋग्वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? जो दोस्तों ऋग्वैदिक संस्कृति है ना, मतलब जिसमें ऋग्वेद लिखे गए हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रिवर का जिक्र किया गया है ना, तो वो इंडस का, इंडस रिवर का जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों, इंडस रिवर का जिक्र किया गया है। तो दोस्तों इंडस रिवर, अब मतलब अगर इंडस की बात कर रहा हूँ तो सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब वही हड़प्पा सभ्यता या इंडस सिविलाइजेशन, तो मतलब इंडस घाटी या इंडस वैली या सिंधु घाटी। तो आप देख सकते हो इसमें कौन सा सही है? सी। देखो लॉजिक लगाओ, आप लिंक करो, मैं शुरुआत से आपको बताता आ रहा हूँ कितनी अच्छे से आपको बताया। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप जाके दोबारा वीडियो देख लो और फिर ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज जाके सॉल्व करो। ठीक है, बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, पढ़ाना छोड़ो, पढ़ना छोड़ दूंगा अगर इससे कुछ बाहर आ गया तो। इतना इंपॉर्टेंट बताया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने देख रखे हुए हैं, और हर एक में कॉन्सेप्ट बताया, हर एक क्वेश्चन में आपको एक एक क्वेश्चन से चार चार क्वेश्चन निकाल के बताएं, लिंक कनेक्ट कर बताएं, इससे कुछ बाहर नहीं आएगा। पेपर की इतनी औकात नहीं है कि इससे बाहर दे दे। ठीक है दोस्तों, हाँ याद रखना, आप पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ना छोड़ दूंगा अगर इससे कुछ बाहर आ गया तो, याद रखना। तो आप वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? सिंधु घाटी। ठीक है, इंडस जो रिवर है उस पर बेस्ड है। अब आगे देखते हैं। नागार्जुन को भारत के आइंस्टीन के रूप में माना जाता है क्योंकि, भैया क्या कारण था? आइंस्टीन की तरह उन्हें ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में दुर्लभ जानकारी थी। नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं था। अब क्या है, वह अब तक के सबसे महान भौतिकवादी थे, वो भी नहीं था दोस्तों, ऐसा कुछ था।
उन्होंने आइंस्टीन के सापेक्षता के समान शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। जो नागार्जुन है उन्होंने शून्यवाद के सिद्धांत का, जो शून्य है ना, उन्होंने ही सबसे पहले जो इसका सिद्धांत दिया था, वो शून्यवाद का जो सिद्धांत था वो नागार्जुन ने ही दिया था। वेग मान प्रसिद्ध द्विवेदी थे। यार ये सब बातें सही नहीं है, मतलब सी ऑप्शन सही है। जो शून्यवाद का जो दोस्तों मेन पॉइंट है उसको पकड़ो। शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? नागार्जुन ने। इसीलिए इनको दोस्तों क्या बोलते हैं? भारत का आइंस्टीन बोलते हैं। ठीक है, आइंस्टीन बाबा ई बराबर एम सी स्क्वायर, आपको याद होगा उन्होंने दिया है ना, ई बराबर एम सी स्क्वायर की जो जैसे इन्होंने ई बराबर एम सी स्क्वायर किस पॉइंट पे दिया? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि दोस्तों जो सन की जो लाइट है ना वो ख़त्म क्यों नहीं होती? जो सन की लाइट है वो यार इतनी लाइट देता है फिर भी ख़त्म क्यों नहीं होती? ऐसा क्या स्रोत है दोस्तों? वो जो उसमें जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना, जो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, तो उसमें दोस्तों ई बराबर एम सी स्क्वायर लगता है। उसकी जो क्रिया होती है ई बराबर एम सी स्क्वायर, जिसमें ई क्या हो गया? एनर्जी, एम क्या हो गया? मास, सी मतलब ये स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड की जो लाइट की स्पीड होती है वो, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। मैं जब कभी ये पॉइंट आएगा मैं बताऊंगा इसको बहुत अच्छे से कि इसकी एनर्जी क्यों नहीं खत्म होती है। आप इतना याद रखिए अगर कभी आ जाए कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है सन पे वो किस आधार पर बेस्ड है, तो आप बता दोगे ई बराबर एम सी स्क्वायर, मतलब आइंस्टीन बाबा पे। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। जो हड़प्पा के हथियार थे वो किससे बने हुए थे? भैया हड़प्पा में लोग किससे अवेयर थे? सबसे ज़्यादा पत्थर थे। मतलब लोग, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पिक्चर भी दिखाई थी कि लोग पत्थर पे ही काम कर रहे थे, पत्थर पे ही रहते, सब कुछ समझने पत्थर का ही था। दोस्तों पहला पत्थर का सही है। इसमें भी देखो रवि जी ने गलती की है, तो आप लोग रवि जी से बोलिएगा, मैं उनका जीमेल दे दूंगा आपको। ठीक है, आप उनको मेल करके बोलिएगा और उनसे आप मिलने की कोशिश करिए। बहुत ही ज्ञानवान पुरुष हैं। अब इसमें देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से गुप्ता साम्राज्य का जो रूलर था उस मतलब उसको वीणा बजाना ज़्यादा पसंद था। वीणा मतलब वीणा तो जो माँ सरस्वती का वो है उनका, जिसको माँ सरस्वती लिए रहती है हमेशा, आपने फोटो में देखा होगा, वीणा जिसको बोलते हैं। दोस्तों इसमें देखो लिखा हुआ है, इंग्लिश में वीणा ही बोलते हैं इसको, फ्लूट बांसुरी तरीके होता है। तो दोस्तों वो कौन था? चंद्रगुप्त, जिसको सॉरी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या बोलते थे? पहला तो चंद्रगुप्त प्रथम, ये तो नहीं है, ये तो गुप्त वंश का संस्थापक था। फिर द्वितीय, ये भी नहीं है, गुप्त ये, और समुद्रगुप्त दोस्तों इसी को ही नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते थे। क्यों? क्योंकि इसने 20-21 लड़ाइयाँ लड़ी थी और 20-21 लड़ाइयों में सभी इसने जीती थी, इसलिए इसको बोलते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। और स्कंदगुप्त कौन था? मैंने आपको पिछले बताया कि ये गुप्त वंश का लास्ट रूलर था। तो इसका मतलब कौन सा सही है? वीणा का शौकीन कौन था? वीणा कौन में आता था? समुद्रगुप्त। ठीक है, जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और दोस्तों ये नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने बोला है? एक अंग्रेजी वो थे राइटर, उनका नाम था इत्बी। क्या नाम था? इत्बी। आप याद रखिए इसको। अब आइए आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रमिक क्रम है? मतलब जो प्राचीन भारत में जो आक्रमणकारी है ना, तो उनका क्रम कौन सा सही है? सबसे उनका जो क्रम है वो कौन सा सही है? तो आप देखिए, यूनानी, शक, कुषाण। यूनानी दोस्तों एक बात तो है, आप गेस कर सकते हो, यूनानी सबसे पहले आए थे 200 ईसा पूर्व में, सबसे पहले यूनानी आए थे। तो मतलब ए और बी में कोई एक सही है। ठीक है, ए और बी में कोई एक सही है। अब देखो यूनानी पहला देखो, और शक फिर कब आया? शक संवत कब चालू हुआ? 58 ईसा पूर्व में। कब चालू हुआ शक? मतलब 200 के बाद फिर शक आ गए। फिर कुषाण दोस्तों तो बाद में आए, 15 AD थी जब आए। तो मतलब दोस्तों पहला ही सही है। ठीक है, यूनानी, कुषाण और शक। अब आगे देखते हैं। प्राचीन भारत के दूसरे महान व्याकरणकर्ता पतंजलि के समकालीन कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों ये कौन थे? शुंग डायनेस्टी के संस्थापक थे, जिसने मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर बृहदत्त की हत्या कर दी थी और अपना शुंग डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी। ठीक है दोस्तों, कौन थे? दोस्तों जो पतंजलि है ना, जो रामदेव बाबा का, दोस्तों वो इन्हीं के नाम से है। पतंजलि जो है ना वो इन्हीं के नाम से है। इन्होंने ही थोड़ा उपचार के बारे में बताया था। तो देख रहे हो ना, जो इनके समकालीन थे वो पुष्यमित्र शुंग थे। तो आप याद रख सकते हो कि पतंजलि कौन थे? जो रामदेव बाबा के नाम से है ना, इनकी जो ट्रस्ट, ये उन्हीं के नाम पे है, पतंजलि बेस्ट। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, सातवाहन वंश का वंशस्थापक कौन था? दोस्तों मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताया था, सिमूक था सातवाहन शासक। बहुत ही इसका अपने आप इतिहास में बहुत अहम रोल है। तो कौन था दोस्तों? सिमूक। बी ऑप्शन सही है। जो कर्ण वंश था उसका संस्थापक कौन था? दोस्तों वासुदेव। मैंने आपको बताया था कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन क्या है?
जो दोस्तों जो शक संबंध था ना, जो शक युग था, वो कब स्टार्ट होता है और किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। तो दोस्तों ऑप्शन डी सही है, क्योंकि कनिष्क जो थे उन्होंने शक संबंध की शुरुआत 78 ईसा पूर्व में की थी। कब की थी? 78 ईसा पूर्व में की थी। और दोस्तों कनिष्क कौन थे? कुषाण वंश के कौन थे? संस्थापक थे। कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक। और शक संवत जो कैलेंडर था वो था। ठीक है दोस्तों, शक संवत कैलेंडर ये पहला कैलेंडर था। उसके बाद विक्रम संवत आया। फिर उसके बाद क्या आया? जब इनको मर्ज कर दिया गया, एक दो और आए छोटे छोटे, फिर इनको मर्ज करके ग्रिगोरियन कैलेंडर बनाया गया। कौन सा? ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिए डी सही है, मतलब शक संवत। कनिष्क कुषाण वंश के संस्थापक थे और 78 ईसा पूर्व में उन्होंने शक संवत की शुरुआत की। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने इस वीडियो को शेयर करिए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और दोस्तों आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम स्टेफन से जाके ले लीजिए। और दोस्तों आप ये बताइए कि आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए। हमारे जो दूसरे कोर्स हैं वो 1 तारीख से लॉन्च हो जाएंगे, आप उनसे अपना ज्ञान तैयारी कर सकते हो किसी भी पेपर के लिए, जो कि दोस्तों हमारी टीम के द्वारा मेहनत करके आप लोगों की सफलता के लिए अग्रसर हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।